अब देखिए, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में यूपी के 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था, तो इनमें से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया। बीजेपी को अभी 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं, जिसमें माना यह जा रहा है कि कल 10 नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है और इसमें कई ऐसे सीटें हैं जिनको लेकर सस्पेंस बरकरार है। बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, तो प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल की दावेदारी भी बहुत तय नहीं है। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ से 2009 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और बीजेपी इस बार यहां चेहरा बदल सकती है। बीजेपी ने एक फॉर्मूला बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, प्लस जो एज फैक्टर है बीजेपी इसे भी ध्यान में रखकर ही यहां पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी। कल बीजेपी की सीईसी की मीटिंग में ओडिशा की सभी 21 सीटों पर फाइनल नाम तय हो चुके हैं। बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की बात फेल होने के बाद अब पार्टी राज्य की सभी 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हम वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सोर्सेस के मुताबिक पार्टी इस बार ओडिशा के संभलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उतारने की तैयारी में है। तो पूरी से बात करें तो संबित पात्रा को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि पिछले चुनाव में संबित पात्रा हार गए थे, लेकिन संबित पात्रा लगातार एक्टिव रहे हैं, संगठन के कामों में मजबूती से खड़े रहे हैं और इसीलिए संबित पात्रा पर हो सकता है कि एक बार फिर से भरोसा जताया जाएगा। भुवनेश्वर की बात करें तो अपराजिता सारंगी को टिकट दिया जा सकता है, जो यहाँ पे बता दें कि हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले नाम इस लिस्ट में भी सामने आ सकते हैं। हालांकि देखिए, कुछ ऐसे नाम यहाँ पर भी होंगे, ओडिशा की अगर मैं बात करूं, जो बदले जाएंगे और लाइन बिल्कुल क्लियर है। जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, बीजेपी ने इंटरनल सर्वे भी कराया है, जिनके खिलाफ असंतोष है उन नामों को रिपीट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का रिस्क लेने से इस बार बीजेपी बच रही है। रुचि कुमार लखनऊ से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, बीएसपी की लिस्ट आना किस तरह से चौंकाता है और इसका कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस और सपा के उम्मीदवारों के बीच? क्योंकि भले ही इन दोनों का अलायंस हो, लेकिन बीएसपी कम से कम वोट तो काट ही देगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मायावती ने अपनी पहली लिस्ट आज जारी की है और उसमें 7 मुसलमानों को उतारा है उन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट से, जहां पर मुस्लिम वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें मायावती अखिलेश यादव के साथ अलायंस में थी और आप ये पूरी लिस्ट अगर देखेंगी तो इसमें आपको पता चलेगा कि उस अलायंस में मायावती और अखिलेश यादव ने, क्योंकि मायावती का दलित वोट था, उसके साथ मुस्लिम वोट और कुछ अखिलेश यादव का वोट मायावती को बड़ी कामयाबी दिलाई थी। मायावती उसके पहले 2014 में उनको 0 सीट मिली थी और इस चुनाव में उनको 10 सीट मिल गई थी। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था उसने गठबंधन को जीत दिलाई थी। अभी आपने देखा कि आजमगढ़ में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें अखिलेश यादव के जो भाई हैं, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, वो चुनाव हार गए थे और उसकी बड़ी वजह ये थी कि बसपा ने वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट गुड्डू जमाली को उतार दिया था और धर्मेंद्र यादव सिर्फ 8,000 वोट से हार गए थे। तो यानी मुस्लिम वोट्स का बिखराव हुआ था। तो अब जिस तरह से मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट अपने उतारे हैं, ये साफ है कि इसका नुकसान जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन है उसको हो सकता है, क्योंकि इन सीट्स पर मुस्लिम वोट्स का बिखराव हमें देखने को मिल सकता है। अब इमरान मसूद हो, एसटी हसन हो या शफीकुर रहमान बर्क के पोते हों, इन सबको कुछ परेशानी का, दानिश अली हो, इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मायावती, पहले हम देखते थे कि जब मायावती उत्तर प्रदेश में ताकतवर थी तो काफ़ी मुसलमान मायावती की तरफ जाते थे। और वेस्टर्न यूपी में अगर आप वोट देखेंगे तो वहाँ पे दलित भी हैं, जाटव हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी मायावती जिस कम्युनिटी से आती हैं। तो जाटव वोट प्लस मुस्लिम वोट मायावती को बड़ी कामयाबी दिलाता था। लेकिन अब जब मायावती इनएक्टिव हो गई हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहता है या वो मायावती की तरफ भी जाता है। अगर ऐसा बिखराव होता है तो इसका गठबंधन को, कांग्रेस और जो सपा गठबंधन है उसको नुकसान होना तय है। प्रिया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, एक बात तो तय है कि इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन को उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात जेडीयू की करेंगे, जिसने अपनी लोकसभा की पूरी लिस्ट एक बार में ही जारी कर दी। जेडीयू की लिस्ट में ज्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं थे। नीतीश की पार्टी ने अपने ज्यादातर सांसदों को फिर से मौका दिया है। केवल सिवान से कविता सिंह, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, गया से विजय मांझी
और काराकाट से महाबली सिंह का टिकट काटा गया है। पार्टी ने सिवान से विजय लक्ष्मी देवी और सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट दिया है। नए गठबंधन के बाद जेडीयू के खाते में इस बार गया और काराकाट की जगह शिवहर और किशनगंज की सीट मिली। जेडीयू ने शिवहर से उम्मीदवार के मुताबिक लवली आनंद और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम पर दांव लगाया है। जेडीयू ने लिस्ट में अपने सोशल इंजीनियरिंग को भी पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया है। 16 उम्मीदवारों में 6 पिछड़े हैं, 5 अति पिछड़े हैं, 1 महादलित, 1 मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है। जेडीयू ने 3 सवर्णों को भी टिकट दिया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हम लोग जो 1 सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे। तो जेडीयू ने बिहार में सभी नामों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के लीडर बिहार में प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। नामों के ऐलान के बाद जेडीयू कोटे के मिनिस्टर ने क्या कहा है, सुनिए। और मैं पूरा यकीन है कि ये 16 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के अन्य उम्मीदवार जो घोषित किए जाएंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से विचार विमर्श करके उम्मीदवारों के लिस्ट तय किया है, सभी ने अपना इनपुट दिया और मैं पूरा यकीन है कि ये 16 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के अन्य उम्मीदवार जो घोषित किए जाएंगे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नहीं, 16 लिस्टों में तो अधिकांश लोग जो पहले से सांसद रहे हैं, माननीय सांसद रहे हैं, उन्हीं लोगों को जगह मिली है और उसमें से 2-3 लोगों को, जैसे मान लीजिए कि 1 सीट तो हम लोग पिछली बार जो हार गए थे उसमें हम लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और 1-2 जगह पे बदलाव किया गया, शेष जगह तो सामान्य। और हमारे सहयोगी पटना से नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जेडीयू की जो लिस्ट आई है, एक बात तो तय है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की गई है, पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है और जातिगत समीकरण को ध्यान में दिया गया है। क्या 40 की 40 सीटें जीतना, ये जो नाम सामने आए हैं, ये माना जाए पॉसिबल है? देखिए, यही कोशिश है, यही रणनीति है जेडीयू की और बीजेपी की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए। जब नीतीश कुमार अलग थे, महागठबंधन में थे, उस समय बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी की ये कोशिश होगी कि वो नीतीश कुमार को साथ लाए और इसके लिए जो नीतीश कुमार का वोट बैंक था, लवकुश और अति पिछड़ी जातियों का जो एक बड़ा समूह कहा जाता है, उसमें सेंधमारी की कोशिश की जा रही थी। कई लोगों को यह भी लग रहा था, बीजेपी के नेताओं को, कि इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी भी, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से कामयाबी नहीं होती, सेंधमारी होती, तो ऐसे में बीजेपी ने कोई रिस्क लेना नहीं चाहा और यही कारण है कि नीतीश कुमार को फिर से वापस लिया गया। तो अब जब नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ हैं तो ऐसे में पलड़ा जो है निश्चित रूप से एनडीए का भारी हो जाता है। देखिए, बिहार में 3 बड़ी ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें, लालू, बीजेपी और नीतीश। इनमें से जो 2 ताकत एक साथ आती है उनका पलड़ा भारी हो जाता है। ये हमने पिछले कई चुनावों में देखा है और पिछली बार तो सिर्फ चिराग पासवान साथ थे, जीतन राम मांझी साथ नहीं थे, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नहीं थे, लेकिन इस बार ये दोनों नेता भी साथ हैं। तो सामाजिक समीकरणों के लिहाज से यदि आप देखें तो एनडीए की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बेहतर नजर आती है और यही कारण है कि 40 में 40 सीट का दावा एनडीए के नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और इसीलिए नीतीश इतने कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं गया है, पुराने चेहरों को जेडीयू ने रिपीट किया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट के लिए।